ठीक है। इसमें पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन, परिचय एवं परिभाषाएं। ये चैप्टर अपने हर अगले चैप्टर में बहुत ही यूजेबल है। यदि हमने को ये चीज़ समझ में नहीं आएगी तो आगे हम जैसे इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनको भी अपन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये थ्योरेटिकल पार्ट है पर इसका यूज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आगे वाले चैप्टर में से तो इसको थोड़ा सा अपन ध्यान से पढ़ेंगे। कर सरकारी राजस्व का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, चाहे गणतांत्रिक व्यवस्था हो, समाजवादी व्यवस्था हो, सामंती व्यवस्था हो या राजतंत्र हो। सभी में सरकारी राजस्व का प्रमुख स्रोत सदैव ही जनता से प्राप्त कर ही रहा है। जैसे कि अभी जैसे लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था तो उस समय भी सरकार को क्या होती, आय कम हो रही थी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम हो गई थी। तो सरकार ने धीरे धीरे अनलॉक की प्रोसेस स्टार्ट की। उससे क्या हुआ, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा। इसी प्रकार से जैसे क्रूड ऑयल था तो उस पर भी गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ाए। तो टैक्स क्या है, सरकार के रेवेन्यू का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब जैसे लोकतांत्रिक सरकार हो, राजतंत्र हो, अब जैसे पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते, उस समय भी क्या होता था, जनता को टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अब आता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न। ठीक है, अब यहाँ पे आता है केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। क्या होता है कि बहुत बार ऐसे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। जैसे हाल ही में हमने देखा जीएसटी में भी इसी प्रकार के हैं। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इनकी स्पष्ट व्याख्या की गई कि राज्य सरकार को क्या अधिकार दिए गए हैं, केंद्र सरकार को क्या अधिकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची की प्रथम सूची संघ सूची कहलाती है। संघ सूची, ठीक है, इस संघ सूची के जितने भी विषय होते हैं, है ना, उन विषयों पे क्या होता है, केंद्र सरकार रूल्स रेगुलेशन, जो भी टैक्स वगैरह लगाने होते हैं वो कौन लगाता है, संघ सूची वालों पे केंद्र सरकार। अब सेकंड आता है राज्य सूची। राज्य सूची के जो भी विषय होंगे उन पे राज्य सरकार नियम बनाएगी और कर लगाएगी। एक समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में क्या होगा, दोनों सरकारें लगाएगी, लेकिन केंद्र सरकार को अधिकार, किसी भी ऐसी विवादास्पद स्थिति होती है तो केंद्र सरकार को अधिकार होता है। अब आता है, अपन देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 264 से 300 में केंद्र और राज्य सरकारों के वित्तीय संबंधों की स्पष्ट व्याख्या की गई है। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं कि वित्तीय संबंधों की स्पष्ट व्याख्या कौन से अनुच्छेदों में की गई है। तो कौन सा अनुच्छेद, 264 से 300। वे कर जिनका अंतर्राज्यीय आधार है केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जबकि स्थानीय आधार वाले कर राज्य सरकारों द्वारा लगाए जाते हैं। अवशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त होते हैं। अब इसमें आता है कर राजस्व का बंटवारा। उससे पहले अपन थोड़ा सा देखते हैं कि जैसे संघ और राज्य सूची में शामिल कर संबंधी प्रविष्टियाँ। संघ सूची में जैसे क्या आएगा, कर से आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर, निर्यात शुल्क, सीमा शुल्क, निगम कर, इस प्रकार के सेवाओं पर कर। ये क्या, कौन से कर हैं, यूनियन लिस्ट संघ सूची के कर है। इसी प्रकार राज्य सूची के कर कौन से होंगे, कृषि आय पर कर, कृषि आय पर कर, कृषि भूमि को उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क, कृषि भूमि के संबंध में संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पथ कर। इस प्रकार के कर कौन राज्य सूची के कर होंगे। अब आता है कर राजस्व का बंटवारा। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए करों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भागों में कैसे, कि कोई एक कर राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, एक केंद्र सरकार के केंद्र सरकार के द्वारा लगाया जा रहा है, लेकिन उसको पार्ट राज्य सरकार। तो ये क्या है, अपने यहाँ पे 4 तरह की सिचुएशंस हैं। वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं, जिनसे प्राप्त आय पूर्ण रूप से केंद्र सरकार की हो जाती है, जैसे सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर पर अधिभार, मतलब ओनली सरचार्ज, जो अभी इस समय 4% है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो उस केंद्र सरकार द्वारा इम्पोज किया गया, और उससे जो भी इनकम होगी, जो भी रेवेन्यू प्राप्त होगा, वो क्या होगा, केंद्र सरकार का ही होगा। ठीक है,
सेकेंड सिचुएशन है वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए एवं एकत्रित किए जाते हैं परंतु जिनसे प्राप्त आय का अंश राज्य सरकारों को बांट दिया जाता है, जैसे आयकर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क। अब जैसे क्या होता, जैसे इनकम टैक्स है, ठीक है, तो ये क्या है, केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, ठीक है, और कलेक्शन भी केंद्र सरकार ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। ये इनकम टैक्स का हर साल वित्त अधिनियम आता है ना, और उस वित्तीय वर्ष के हिसाब से ये टैक्स सरकार स्लैब्स डिसाइड करती है और उस हिसाब से कलेक्शन करती है। तो उसके बाद में वो कलेक्शन होने के बाद में जो पैसा आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स को करती है। और वो कैसे करेगी, जो फाइनेंस कमीशन है, वित्त आयोग है, उसकी सिफारिशों के अनुसार करती है। वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं परंतु राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित एवं प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे विनिमय पत्रों पर स्टाम्प शुल्क, औषधि एवं प्रसाधन उत्पादों पर शुल्क, केंद्रीय बिक्री कर। ये क्या होता है, केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं और इनको कलेक्ट कौन करता है, राज्य सरकार करती है, जैसे स्टाम्प ड्यूटी वगैरह है, ये सारे टैक्सेस। अब आता है अपने वे कर जो केंद्र द्वारा लगाए जाते हैं, वितरित किए जाते हैं, उनसे प्राप्त समस्त आय राज्य सरकारों के मध्य बांट दी जाती है, जैसे गैर कृषि संपत्ति पर उत्तराधिकार शुल्क, संपदा शुल्क, रेल भाड़े एवं किराए पे कर, स्कंदन, विनिमय केंद्रों एवं वायदा बाजारों के संविदाओं पर स्टाम्प शुल्क से भिन्न कर। मतलब जो भी वायदा बाजारों में क्या होगा, ट्रांजैक्शन होंगे, उन पे स्टाम्प शुल्क को छोड़ के जो भी कर होगा वो क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स, कर राजस्व का बंटवारा, इस तरीके के क्वेश्चन आपने